तो बच्चा पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, फैक्टर ऑफ सप्लाई। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? लॉ ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन, व्हाई इट इज एग्जिस्ट, एक्सेप्शंस टू लॉ एंड विद प्रैक्टिस। जैसा आप जानते हैं तो पेन पेपर रखिए बैठिएगा बच्चा, प्लीज। पेन पेपर मस्ट है, वीडियो देखना ही नहीं, समझना भी है, याद भी करना है, क्योंकि टाइम है कम और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा ज़्यादा। वेलकम टू क्लास। हाँ जी बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई कैसा बताया था मैम ने? कैसा रिलेशन है प्राइस और सप्लाई के बीच? पॉजिटिव, यही थी लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस इंक्रीज, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, और अदर फैक्टर वो थे बेटे कांस्टेंट, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। चलो पढ़ते हैं। It states that all other factors being equal means constant. As the price of a good or services increases, the quantity of that goods or service that suppliers offer will increase and vice versa. Assumption बेटे 9 पॉइंट में थे, एक तो प्राइस का ऊपरी कवर हो गया, बाकी जो 8 पॉइंट्स रह गए ना उनको आप मान लो कांस्टेंट। देखो मैम ने ट्रिक लगाई ना स्माइल की, वही लिखे हुए है जो फैक्टर्स के आगे वाली मेन हेडिंग। ठीक है, देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट, प्राइस ऑफ इनपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी सेम, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर सेम, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस ऑल्सो सेम, फर्म गोल अभी भी वही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेम, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, नंबर ऑफ फर्म्स आर कांस्टेंट। एक बार आप इसको देखिए, कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको इसका शेड्यूल पढ़ाती हूँ। तो बच्चा हम डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई शेड्यूल। जैसा मैम ने बताया था प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कैसा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव। देखते हैं इस शेड्यूल में दिखा रहा है क्या। प्राइस देखिए 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी इंक्रीज हो रही है। कर्व कैसे जाएगा बच्चा? यू शू। देखिए प्राइस लिया बेटे हमने वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी सप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस। जब प्राइस है 1, क्वांटिटी सप्लाई 10, ये हो गया पॉइंट। 2 है, फिर हो गया 20, तो हमने सबको पॉइंट्स को मिलाया, तो ये बन गई आपका लेफ्ट टू राइट सप्लाई कर्व। चलो अब प्रैक्टिस कर ले, उठाइए पेन पेपर, आइए मैम के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी बच्चा, तो देखिए लॉ ऑफ सप्लाई की करें प्रैक्टिस। लीजिए बेटा, प्राइस लेंगे हम वाई एक्सिस पर और क्वांटिटी सप्लाई कौन सी एक्सिस है बच्चा? एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चा, प्राइस 1 2 3 4 5, तो रख ली मैम 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों का भी इतना बन गया होगा। क्वांटिटी सप्लाई 10 to 50 रखना है, 10 20 30 40 50। चलो प्लॉट करो पॉइंट। 1 पे 10, 1 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई 10, ठीक है बच्चा। 2 पे क्वांटिटी सप्लाई 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। प्लॉट करो इन पॉइंट्स को बच्चा। ये लीजिए, ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है बच्चा, आप देखिए, कोई आपको डाउट है तो लेट मी नो। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं वेट करती हूँ, समझिए। नाउ बच्चा, अब हम रीजंस पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे बेटा लॉ ऑफ सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। सबसे पहले रीजन है बेटा प्रॉफिट मोटिव। जैसे जो भी सप्लायर चाहते हैं भाई उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो कब सप्लाई करेंगे? जब प्राइस हाई होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है बेटे कॉस्ट ऑफ इनपुट लो होनी चाहिए। क्यों? कॉस्ट कम होगी, प्राइस ज़्यादा होगा, तो बीच का मार्जिन उसका प्रॉफिट बनता है। ये सब आप पढ़ते हैं ना अकाउंट्स में। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव पूरा होता है। दूसरा,
चेंज इन नंबर ऑफ फर्म। बेटा यदि कोई भी सप्लायर देखता है भाई इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है तो वो क्या करता है, वो भी उसी बिजनेस को करना चाहता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फर्म उससे बढ़ जाती है, उनको प्रॉफिट कमाना होता है। तो जितना ज़्यादा प्राइस हाई होगा नंबर ऑफ फर्म्स उतनी ही बढ़ जाएंगे। ठीक है। तीसरा बेटा चेंज इन स्टॉक। यदि बेटे कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर क्या चाहेगा, भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, राइट और रॉन्ग, वो उसको होल्ड नहीं करेगा। तो यानी प्राइस बढ़ेगा तो वो स्टॉक को जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश करेगा, सो डैट जल्दी से जितनी जल्दी हो सके अपना स्टॉक बेचो और प्रॉफिट कमाओ, पैसा कमाओ। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ आए होंगे। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ। देखिए बेटा, profit motive. Maximizing profit is the primarily goal of producers when they supply a good or service. Their profits grow when the price of a commodity rises without a change in cost. Therefore, by increasing production, मैन्युफैक्चर इंक्रीजेस द कमोडिटीज सप्लाई। वो प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चा सामान का प्राइस महंगा है, उसे ज़्यादा पैसा कमाना है, इसलिए वो प्रोडक्शन भी जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है। सब प्रोडक्शन मतलब सप्लाई जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है। On the other hand, as the price fall, supply also decline since low price result in lower profit margin. I hope आपको समझ आया होगा। Change in number of firm. When the price of a specific commodity increases, भाई महंगी है तो और लोग, पोटेंशियल मतलब नए प्रोड्यूसर, नए वाले लोग भी वही बिजनेस करना चाहेंगे, है ना। Potential producer are encouraged to enter the market and produces the goods to make money. The market supply rises as the number of business increases. However, यदि प्राइस डिक्लाइन होगा तो कुछ बिजनेसेस बेटा उस मार्केट को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा हम उतना प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे और वो नए बिजनेस की खोज में निकल जाएंगे। चेंज इन स्टॉक. When the price of an item increases, sellers are eager to supply additional things from their stock. अब वो स्टॉक नहीं रखना चाहेंगे, क्या करेंगे, उसको जल्दी जल्दी बेचना चाहेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। However, the producers do not release significant amounts from their stock at a significantly cheaper price. They work on building up their inventory in anticipation of potential price increase in the future. मतलब यदि प्राइस महंगा होगा तो वो अपने स्टॉक्स में से सप्लाई ज़्यादा ज़्यादा करना चाहेंगे, और यदि रेट कम होगा, प्राइस कम होगा तो वो स्टॉक को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये 3 रीजन थे बेटा फॉर अपवर्ड स्लॉपिंग ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है बच्चा। अब ये लोग कहाँ नहीं लगती, कहाँ ये लो फेल हो जाती है, इसको कहते हैं एक्सेप्शन। ये डिस्कस करती हूँ आगे। हाँ जी बेटा, अब ये लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ नहीं लगती, यानी एक्सेप्शंस टू द लॉ। फर्स्ट, बैकवर्ड कंट्रीज। बच्चा बैकवर्ड कंट्रीज में वैसे ही रिसोर्सेज की कमी होती है, राइट। आउटपुट फिर वो क्या इंक्रीज कर पाएंगे, नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो सप्लाई को वो कम या ज़्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, वहाँ ये लॉ फेल होता है। दूसरा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बेटा प्राइस माना कि अभी भी कम है और हमें लगता है फ्यूचर में तो बेटा ये और गिर जाएंगे, तो फिर ये लॉ फेल हो जाती है, क्योंकि अभी कम प्राइस पर भी सेलर बेचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस और भी गिरेंगे। ठीक है। एग्रीकल्चरल गुड्स। बच्चा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, रेन्स पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, उसको हम चाहे कि उसकी सप्लाई में बढ़ा दूं क्योंकि प्राइसेस महंगे हैं, तो क्या किसान फार्मर ऐसा कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि फसलों का उत्पादन कैसे होता है और डिपेंड्स ऑन द वेदर। ठीक है, तो इन केसेस में नहीं लग पाती। ओके, अब मैं आपको समझा दिया है, अब मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैकवर्ड कंट्रीज ड्यू टू द स्केरसिटी मतलब कमी,
Due to the scarcity of resources, output and supply cannot be enhanced in economically underdeveloped countries. क्योंकि वहाँ पर बेटे तो लेबर ज़्यादा होगी, वो वेजेस ज़्यादा मांगेंगे, है ना. Future expectations. The law of supply is not valid if sellers expect a fall in the price in the future. The seller will be willing to sell more. In this situation, मतलब अभी सस्ते प्राइस है उस पर भी बेचेंगे क्योंकि फ्यूचर में लग रहा है प्राइस और भी गिरेंगे. However, if sellers expect an increase in the future price, they will reduce supply to deliver the item later at a higher price. Agricultural goods. Agricultural products are exempted from the rule of supply because they are produced in response to climatic circumstances. उनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है बेटा वेदर पर. If the production of agricultural goods is low because of unexpected weather changes, बच्चा बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, इसलिए तो सप्लाई कैन नॉट बी एक्सपेंडेड चाहे प्राइसेस हाई ही क्यों ना हो. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वेट करती हूँ, फिर मैं आगे के 2 पॉइंट और पढ़ाती हूँ. आप स्क्रीनशॉट लीजिए. नाउ फोर्थ पॉइंट इज पेरिशेबल गुड्स. बच्चा पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं वो जल्दी पेरिश हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं. तो बच्चा माना उसको लग रहा है वेजिटेबल सेलर को कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन क्या वो उनको स्टोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो तो खराब हो जाएंगे, है ना. और हम तो बच्चा खाते में सब कैसे फ्रूट्स है, ताजे फ्रूट, है ना. आप सबको फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स खाने और तंदुरुस्त रहना है, हेल्थी रहना है, ठीक है. तो पेरिशेबल गुड्स में बेटा ये लो नहीं लगता. रेयर आर्टिकल बच्चा जो बहुत प्रीशियस होते हैं, रेयरली पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मोनालिसा आर्ट वर्क, इनका प्राइस जितना भी महंगा हो जाए लेकिन इनकी सप्लाई तो बेटे हम इंक्रीज नहीं कर सकते, है ना. तो मैं आपको समझा दूं. लीजिए बेटा, पेरिशेबल गुड्स. Sellers are willing to offer more perishable commodities such as fruits, vegetables and other goods even if the prices are dropping. Prices fall हो रहे हैं. These occurs because sellers cannot increase such things for an extended period. बेटे वो उसको लंबे समय तक अपने पास होल्ड नहीं कर सकता. Rare articles. The law of supply does not apply to precious, rare or artistic items. For example, even if the price increases, the number of rare item like the Mona Lisa artwork ये increase नहीं हो सकते. तो इन 5 केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाती है, यानी एक्सेप्शन है. इन 5 केसेस में वो काम नहीं करते. ओके बच्चा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए. हाँ जी बेटा, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था डेफिनेशन, व्हाई इट इज एग्जिस्ट, एक्सेप्शंस टू लॉ. और पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा बेटा तो प्लीज़ देख लीजिएगा. उसमें मैम ने कवर की थी डेफिनेशन, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, फैक्टर ऑफ सप्लाई. और अब हम चल रहे हैं पार्ट 3 पर, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई. ये भी सेम डिमांड जैसा है, बस थोड़ा सा ये वाला चेंज है. सिर्फ डिमांड के कर्व अलग है और सप्लाई के कर्व अलग है, ओनली ये चेंज है. डेफिनेशन, फैक्टर्स एंड डायग्राम. एंड पार्ट 4 में हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन, 5 केसेस एंड लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. एजेंडा याद रखिएगा. Now we are coming on part 3. Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.